हरिओम तत्सत। जो सदस्य मुझसे जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाते हैं वह इस कुंडली को कैसे देखकर समझें, इसके लिए इस वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले कुंडली का यह पहला पेज होता है, उसके बाद यह दूसरा पेज होता है। यहाँ पे ग्रहों का अंश, कुंडली इत्यादि होते हैं। और सबसे पहले कुछ पेज जिसमें कि जन्म कुंडली का कैलकुलेशन, मतलब ग्रहों की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और जो षोडश वर्ग की कुंडली होती है, यह सब दिया जाता है। परंतु आप लोगों को यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब ज्योतिषाचार्य के लिए है, जिसके माध्यम से जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बार कुंडली दिखा दे रहा हूं कि सबसे पहले आपको प्रारंभ कहाँ से करना है, क्या देखना है। यह जो मैं दिखा रहा हूं, यह सॉफ्टवेयर से जन्म कुंडली का कैलकुलेशन निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ से मेरा फलादेश स्टार्ट होता है, जिसको कि उसमें जोड़ा गया रहता है। तो सबसे पहले जब आपको कुंडली भेजा जाए तो आप कुंडली के सबसे लास्ट में आए, सबसे अंत में। यहाँ आपको जो लगभग पेज नंबर 35-36 के आसपास होता है, जन्म कुंडली का सामान्य ज्ञान। सबसे पहले आप कुंडली ओपन करने के बाद ज्योतिष की सामान्य जानकारी प्राप्त कर ले, उसके बाद कुंडली देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको समझ में आएगी। जैसे आप देख रहे हैं, जन्म कुंडली का सामान्य ज्ञान, कुंडली में 12 भाव इत्यादि होते हैं। और जो भी ज्योतिष का सामान्य ज्ञान है, यह प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है। उपाय कैसे करें, तो सबसे पहले आपको लास्ट के यह जो 2-3 पेज दिए गए हैं, यह देखना आवश्यक है, ताकि आप ज्योतिष की सामान्य जानकारी प्राप्त कर सके। जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वह मैं अभी आपको बताऊंगा, परंतु मैं आपको यह दिखाना चाह रहा था कि कुंडली ओपन करने के बाद सबसे पहले आप जन्म कुंडली का सामान्य ज्ञान देखें। उसके बाद सबसे ऊपर से आप कुंडली देखना प्रारंभ करें। और कुंडली के विषय में समझाने से पहले मैं आपको 2-3 महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी देना चाहता हूं, जो सभी के लिए आवश्यक है। सबसे पहले कुंडली में अच्छे या बुरे जो भी योग बनते हैं, उसके लिए ग्रहों के बल को देखना जरूरी है। सामान्य भाषा में हम मानते हैं कि 0 से 30 के बीच में सारे ग्रहों का अंश होता है, और लगभग 13 से 18 अंश पे ग्रह बिल्कुल मजबूत होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, युवा अवस्था दिया गया है, 15 पे सबसे मजबूत रहते हैं, अर्थात 13 से 18 तक जो ग्रह होते हैं, इस अंश तक सबसे प्रबल माना जाता है। उसके बाद जैसे ग्रह 25, 26, 27, 28, 29, 30 आते हैं, तब तक बहुत कमजोर हो जाते हैं। और जब नीचे भी आते हैं, वह 6, 5, 4, 3, 2, 1 होते होते 0 तक जब आते हैं, तो बिल्कुल ग्रह कमजोर हो जाते हैं। आप इस चार्ट के माध्यम से समझ रहे होंगे। यहाँ पर ज्योतिष के नियम के अनुसार बताया गया, मृत, वृद्ध, युवा, कुमार, बाल। मतलब हमें सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी ग्रह 15 अंश पर बिल्कुल प्रबल होते हैं, 6 अंश से नीचे और 24 अंश के ऊपर कमजोर हो जाते हैं। अब इसमें एक बात और भी देखना जरूरी है कि चंद्रमा को अंश बल के अलावा हमें पक्ष बल भी देखना जरूरी है। यहाँ देखिए, जैसे चंद्रमा का पक्ष बल के विषय में आपको बताया गया है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा को कमजोर माना जाता है, एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा को प्रबल माना जाता है। यह आपको समझना जरूरी है कि चंद्रमा का अंश बल के अलावा पक्ष बल भी देखा जाता है। और कोई भी ग्रह यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चले जाते हैं, तो वह ग्रह बिल्कुल कमजोर माने जाते हैं या उनके फल में कमी होती है। यह 3 चीज जो थी, जो कि आपको बताना आवश्यक था। संपूर्ण ज्योतिष प्रत्येक व्यक्ति नहीं जान सकते हैं, परंतु यह सामान्य जानकारी आपको जानना जरूरी है कि ग्रहों का बल हम कैसे देखें। जैसे यदि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं, मैं बोलूंगा यह ग्रह कमजोर है, तो आप सोचेंगे कमजोर है, मजबूत है, मैं कैसे समझूं। तो इसके लिए यह सामान्य जानकारी आपको दी जा रही है कि ग्रह कैसे कमजोर और मजबूत होते हैं। और यूट्यूब पर ज्योतिष सीखे एवं समझे वीडियो भी अपलोड किया गया है बहुत सारे। आप चाहें तो भाग 1, 2, 3 इत्यादि देख सकते हैं। उसके बाद से
जो सबसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि कोई भी ग्रह जैसे नीच राशि में विराजमान होता है तो उसका एक अंश है, उस अंश तक ही नीच राशि में माना जाता है, उसके ऊपर नहीं माना जाता है। यह भी आपको समझना जरूरी है। कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और सही प्रकार से निर्णय नहीं ले पाते। जैसे सूर्य मेष राशि में 10 अंश तक उच्च के रहते हैं और 10 अंश तक तुला राशि में नीच के होते हैं। अर्थात सूर्य यदि तुला राशि में विराजमान है एवं 10 अंश से ऊपर है तो वह नीच नहीं माना जाएगा या नीच का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा। जैसे चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं परंतु 3 अंश से ऊपर होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, तो वह नीच नहीं माने जाएंगे। यह बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि भाई नीच जो ग्रह होते हैं तो कितने अंश तक नीच होते हैं, यह आप समझ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ग्रह अस्त कैसे होते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य के साथ विराजमान हो गए तो हमेशा ही अस्त नहीं माने जाएंगे। यदि सूर्य और चंद्रमा में 12 अंश से ज्यादा का अंतर हो जाएगा तो चंद्रमा अस्त नहीं माने जाएंगे। जैसे सूर्य और मंगल एक साथ विराजमान हो और दोनों में 17 अंश से ज्यादा का अंतर हो जाएगा तो वह अस्त नहीं माने जाएंगे। जैसे चंद्रमा के विषय में बताया गया है 12 अंश तक ही अस्त होते हैं। अब चंद्रमा यदि 12 अंश के हैं और सूर्य यदि 25 अंश के हैं तो इन दोनों में 12 अंश से ज्यादा का अंतर हो गया, इसलिए चंद्रमा सूर्य के साथ विराजमान होकर भी अस्त नहीं होंगे। तो यह समझना आपको जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको बताना आवश्यक था। ग्रहों का बल, ग्रहों का नीच राशि में विराजमान होना और ग्रहों का अस्त होना, यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको यहाँ में बता दिया। बाकी ज्योतिष से संबंधित सामान्य जानकारी कुंडली के सबसे लास्ट वाले 2 पेज में दी गई है, जहां पे आप उसको समझ सकते हैं। सामान्य जानकारी है, प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है ताकि आप सही प्रकार से कुंडली को समझ सके। अब आपको कुंडली देखना कैसे है, आपको कुंडली कैसे देखना है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें है ग्रहों की महादशा और ग्रहों का फलादेश। यह सब जो भी जानकारी दी गई है यह ज्योतिषाचार्य के लिए होती है। इसके माध्यम से ज्योतिषाचार्य जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। परंतु आम व्यक्ति कैसे कुंडली देखेगा, कैसे समझेगा कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, बुरा समय कब आएगा, या जो समय हमारा चल रहा है वो कैसा होगा। उसके लिए आपको विंशोत्तरी दशा वाला पेज देखना है। आपकी कुंडली में जहां पर भी ये पेज होगा, 8-10 पेज के बाद यह आता है, तो यहाँ पे विंशोत्तरी दशा जो है यह आपको देखना जरूरी है। विंशोत्तरी दशा का अर्थ है कि हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को 120 वर्ष मानकर 9 ग्रहों को डिवाइड कर दिया, उसको बांट दिया। जैसे आप देख रहे हैं बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, इस प्रकार से यहाँ जो है 9 ग्रहों को बांटा गया है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो समय होता है, जैसे इस कुंडली में 2016 से 23 तक केतु की महादशा है। देखिए यहाँ पीले रंग से हाईलाइट किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, और आपकी कुंडली में भी हाईलाइट करके बताया जाता है। जैसे शुक्र 20 वर्ष है तो हम क्या कहेंगे, शुक्र की 20 वर्ष की महादशा है। परंतु जैसे केतु की अभी महादशा चल रही है तो 7 वर्ष तक एक समान हमारा जीवन नहीं रहेगा, उसमें फिर 9 ग्रह बढ़ जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं। जैसे इस समय जब मैं कुंडली बना रहा हूं या आपको समझा रहा हूं, उस समय बुध की अंतरदशा चल रही है, यानी जो बड़ा जो समय है या महादशा हो गया, इसमें जो 9 भाग बढ़ जाते हैं ग्रहों का, उन्हें हम अंतरदशा कहते हैं। अब इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रह के सामने जो टाइमिंग दिया गया है यह इसके समाप्त होने का टाइम है। जैसे बुध के सामने लिखा हो गया है 18 दिसंबर 2023, तो 18 दिसंबर 2023 को बुध की अंतरदशा समाप्त हो जाएगी। प्रारंभ कब से होगी, 21 दिसंबर 2022 से बुध की दशा अंतरदशा चल रही है और 18 दिसंबर 2023 को समाप्त हो जाएगी। अब 21/12/2022 के सामने शनि लिखा हुआ है, अर्थात कि शनि जो थे वो 11/11/2021 से और 21/12/2022 तक शनि की अंतरदशा थी, और 21/12/2022 से 18/12/2023 तक बुध की अंतरदशा होगी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ग्रहों के सामने जो टाइमिंग दिया गया है यह उनके समाप्त होने का समय दिया गया है। इस प्रकार जैसे महादशा, महादशा में अंतरदशा। अब इस अंतरदशा में भी 9 ग्रह डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें प्रत्यंतर दशा कहा जाता है,
और यहाँ आपको बताया भी गया है कि ग्रहों के सामने जो टाइमिंग लिखा गया है, यह उनके समाप्त होने का समय दर्शाती है। उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। अब यहाँ मैंने 120 साल में 9 ग्रहों को डिवाइड कर दिए, तो यहाँ महादशा और इनमें अंतरदशा को आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रत्यंतर दशा के लिए हम आगे 100 साल का इसमें प्रत्यंतर दशा दिया गया रहता है। जैसे केतु में बुध 2022 से 2023 तक चल रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें भी 9 ग्रह बंट गए, डिवाइड हो गए छोटे छोटे समय में। तो अभी अपना जो आज मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं, यह 31 जनवरी 2023 है। तो यहाँ पे बुध के सामने क्या लिखा है देखिए, 10 फरवरी 2023, अर्थात कि केतु में बुध 21 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हुआ और 10 फरवरी 2023 तक रहेगा। तो यह प्रत्यंतर दशा हो गया। जैसे केतु की महादशा, केतु में बुध की अंतरदशा, और बुध में ये छोटे छोटे टाइमिंग जो होते हैं जिन्हें हम प्रत्यंतर दशा कहते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है कुंडली को समझने के लिए, तो जब भी कुंडली की महादशा चल रही है, जैसे यहाँ केतु की महादशा चल रही है, तो हम सीधे केतु के पेज पे जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे नीचे जो ग्रहों का फलादेश लिखा गया है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इनके लिए 9 पेज बनाए गए हैं। उन 9 पेजों में प्रत्येक ग्रहों का फलादेश लिखा गया है। तो जैसे केतु की महादशा हमारी चल रही है, तो हम केतु के पेज पर जाकर देखेंगे कि केतु क्या कर रहा है हमारे लिए, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, और उसका हमें क्या उपाय करना है। केतु में बुध की अंतरदशा चल रही है, तो हम बुध के पेज पर जाकर देखेंगे कि बुध हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, हमारा समय कैसा है, हमें उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। यदि अच्छा समय चल रहा है तब तो ठीक है, यदि कोई परेशानी का समय चल रहा है तो हमें उससे संबंधित क्या उपाय करने चाहिए। अब यहाँ पे जैसे केतु में बुध चल रहा है, तो मैं आपको एक बार डायरेक्ट जो ग्रहों का फलादेश लिखा है वहां ले जाके आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ सामने केतु, देखिए ये केतु का पेज आ गया। तो केतु के पेज में लिखा गया है कि विद्या बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानी होती है। यहाँ केतु का फलादेश लिखा गया है और यहाँ उसके उपाय लिखे गए हैं कि केतु परेशान करेगा तो उससे संबंधित हमें क्या उपाय करने हैं। उसके बाद केतु में बुध चल रहा है, तो हम बुध का फलादेश पढ़ेंगे कि बुध अभी हमारे लिए क्या कर रहा है, जो केतु में बुध का समय चलेगा। तो यहाँ पे जो भी ग्रहों का फलादेश लिखा गया है, उसके पहले यहाँ ग्रहों के विषय में लिखा गया है कि यह ग्रह आपके किसके स्वामी है, आपकी कुंडली में किसके स्वामी है। जैसे कुंडली में 12 घर होते हैं, पिता, राज्य, रोजगार, संतान, विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में बुध किसके स्वामी है। तो यहाँ जो 2 लाइन में लिखा गया रहता है, यह बुध का परिचय दिया गया है कि बुध आपकी कुंडली में शारीरिक, स्वास्थ्य, सौंदर्य, आयु, पिता, राज्य एवं रोजगार के स्वामी होते हैं। बुध आपकी कुंडली में कारक ग्रह होते हैं। अब यहाँ उसका फलादेश दिया गया है, यहाँ से फलादेश स्टार्ट है कि यह तो हमें पता चल गया कि बुध हमारी कुंडली में किसके स्वामी है, परंतु यह क्या कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं कि परेशानी का योग बना रहे हैं, और उसके अनुसार ही हमें आगे उपाय करना है। जैसे आप यहाँ बुध का विषय में जान गए कि आपकी कुंडली में बुध किसके स्वामी है, यहाँ आप जान गए कि बुध का फलादेश क्या है, वह हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं या परेशानी कर रहे हैं, और उसके लिए हमें क्या उपाय करना है। तो इस प्रकार आपको देखना है कि किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, और वह ग्रह हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं या क्या कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमें इसका प्रयोग किस प्रकार करना है भविष्य के लिए भी। जैसे यहाँ पे केतु में बुध की अंतरदशा चल रही है और आप कहीं पे जॉब करते हैं, और केतु में बुध और बुध में केतु का समय आएगा 10 फरवरी 2023 से 3/3/2023 तक। तो आप अभी से देखेंगे कि भाई हमारा आने वाला जो समय है फरवरी के बाद कैसा रहेगा। यदि वहां पे फलादेश में बताया गया कि केतु आपके रोजगार में परेशानी करता है, तो आप क्या करेंगे, पहले ही सतर्क हो जाएंगे। जहां पर भी आप जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, वहां पे आप ऐसा प्रयास करेंगे कि वहां कोई परेशानी ना हो, किसी से बात विवाद हो तो हमें वहां बचना चाहिए। मतलब अपने पहले सावधान हो जाना चाहिए कि अगर हमारी कुंडली में बता रहा है कि ये समय रोजगार में परेशानी रहेगी, तो हम जहां भी रोजगार करते हैं वहां जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे साथ कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनसे ना उलझें या सावधान रहना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो इस प्रकार हम अपने होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। दूसरा एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ,
11/7/2023 से और 3/9/2023 तक राहु का समय चलेगा, केतु में बुध, बुध में राहु। और यदि आप इस बीच में कोई प्रॉपर्टी या जमीन खरीदना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि पहले हम राहु का फलादेश देखेंगे। जैसा कि 11/7/2023 से 3/9/2023 तक केतु में बुध, बुध में राहु चल रहा है और हमने सोचा कि अगस्त में मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है या जमीन खरीदना है या मकान खरीदना है, तो हम इस समय को देख लेंगे कि यह समय हमारे लिए कैसा है। आपने राहु का फलादेश देखा, यदि वहां पता चलता है कि राहु के फलादेश में ऐसा लिखा है कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में परेशानी होगी, तो आप इस समय में वह काम नहीं करेंगे, इसके आगे या पीछे करेंगे। और यदि राहु के फलादेश में लिखा है कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में लाभ प्राप्त होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, तो आप उस समय उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं। अर्थात कि हमें कोई भी विशेष नया कार्य करना है तो हमें पहले ही उस समय को देख लेना है कि वह समय हमारे लिए कैसा है उस कार्य के लिए। उस ग्रह के फलादेश में आप जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप कुंडली को देख सकते हैं कि किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है और वह ग्रह फलादेश के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हमें क्या उपाय करना है। कुछ विशेष चीज और मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हमने सारांश बता दिया। जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य एवं आयु के लिए बुध केतु शनि का करना है उपाय, संतान एवं विद्या बुद्धि के लिए शनि राहु केतु मंगल का उपाय करें। यहाँ पे मैंने उसका सारांश दे दिया है। जैसे संतान संबंधित अगर किसी की कुंडली में प्रॉब्लम का योग है, यदि वहां सिर्फ एक ही ग्रह समस्या उत्पन्न कर रहे हैं तो एक ही ग्रह का वहां पे बताया जाएगा। अब यदि 3-4 ग्रह संतान संबंधित परेशानी कर रहे हैं तो आम व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि हमें किसका किसका उपाय करना है। तो यहाँ में सारांश में एक लाइन में आपको बता दिया, शनि राहु केतु मंगल का उपाय करें। तो आप इसका फलादेश जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्यों मैंने ऐसा बताया गया है। जैसे किसी व्यक्ति को रोजगार में परेशानी है तो रोजगार के लिए यहाँ सिर्फ एक ही ग्रह बुध का उपाय करें। अब क्यों बुध का उपाय करने के लिए बताया गया, आप बुध के फलादेश में देख सकते हैं। यहाँ मैंने प्रत्येक ग्रहों का सारांश बता दिया, मतलब समस्या का सारांश बता दिया। एक तरह से आप ऐसा समझे कि वैवाहिक जीवन में परेशानी है तो गुरु राहु का उपाय करें। क्यों उपाय करें, तो गुरु और राहु दोनों का फलादेश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या उपाय करना है, क्यों ऐसा बताया गया है। तो इस प्रकार आपको कुंडली स्वयं आप देख सकते हैं कि किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसका फलादेश क्या है। और हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, संतान, विद्या बुद्धि, वैवाहिक जीवन, इन सभी के लिए मैंने यहाँ पे सारांश आपको दे दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए उससे संबंधित यदि परेशानी हो रही है तो उसके जिम्मेवार कौन कौन से ग्रह हैं। तो यह तो हो गया कि कुंडली कैसे देखें। अब यहाँ पे मैं आपको कुंडली देखने का तरीका या फलादेश हम कैसे करते हैं यह सब भी आपको बता दे रहा हूँ। आपकी कुंडली में यहाँ पे एक सीरियल नंबर रहता है, यहाँ जो 0 दिया गया है यह डेमो है। तो यहाँ पे 0 के पास आपका जितना भी नंबर होगा वह आपकी कुंडली की संख्या होगी जिसके माध्यम से आप मुझे वापस पूछ सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा का पक्ष बल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ शुक्ल पक्ष की 9वीं को जन्म हुआ है तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा पक्ष बल में मजबूत है कि कमजोर है। और यहाँ आपके किस लग्न की कुंडली है, आपकी किस राशि की कुंडली है, किस नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुंडली में ग्रहों का अंश दिया गया रहता है, जिसे आप देख सकते हैं आपकी कुंडली में भी पीले रंग से हाईलाइट किया गया रहता है। जैसे यहाँ मंगल के विषय में बताया गया, मंगल 26 अंश के हैं और यहाँ देखिए आप उच्च राशि में विराजमान है। तो इस प्रकार आप ग्रह वह कितने अंश के हैं, उनकी स्थिति क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मंगल 26 अंश के हैं तो आपको जैसे पहले मैंने बताया कि कोई भी ग्रह जो होते हैं 24, 25, 26 से ऊपर जाते जाते कमजोर होने लगते हैं, तो यहाँ पे मंगल को अंश बल में कमजोर माना जाएगा। जैसे सूर्य यहाँ पे देखिए 4 अंश के हैं, तो मैंने इसके लिए भी बताया था आपको कि 6 से नीचे जब होते हैं ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, 5, 4, 3, 2 ऐसे होते होते कमजोर हो जाते हैं। एक बात और यहाँ समझ लें कि जो भी ग्रह कमजोर है उन सारे ग्रहों को हमें प्रबल नहीं करना है। फलादेश के माध्यम से आपको जिस ग्रह को प्रबल करने के लिए बताया गया है उसे ही प्रबल करना है। जैसे कि कोई ग्रह यदि हमें परेशानी कर रहे हैं और यदि कमजोर है तो कमजोर ही अच्छा है, उन्हें प्रबल करने की आवश्यकता नहीं है। फलादेश के अनुसार यदि कोई ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं और कमजोर है तब उन्हें प्रबल करना है। तो यह बात ध्यान रखना है कि यह नहीं कि आपने देखा कि जो जो ग्रह कमजोर है सबको प्रबल कर लो। आपको फलादेश में जो बताया गया है
वही करना है। यदि फलादेश में उस ग्रह को प्रबल करने के लिए बताया गया है तो आपको प्रबल करना है, यदि आपको दान उपाय करने के लिए बताया गया है तो आपको दान और उपाय करना है। तो इस प्रकार आप ग्रहों का बल यहाँ देख सकते हैं, उनकी स्थिति देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी कुंडली होती है, ये मेन लग्न कुंडली है, और लग्न कुंडली में 12 घर होते हैं। इसके विषय में आप यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हैं, और सबसे पेज के कुंडली के सबसे नीचे जहां पर कि ज्योतिष का सामान्य ज्ञान दिया गया है वहां पे सब कुछ बताया गया है। जैसे ये पहला घर होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे कुंडली में 12 घर होते हैं। अब इनसे क्या क्या देखा जाता है यह आपको सबसे लास्ट वाले ज्योतिष के सामान्य ज्ञान में बताया गया है। जैसे प्रथम भाव से हम अपने खुद के शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति इत्यादि देखते हैं। चतुर्थ भाव से माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के विषय में देखते हैं। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन और व्यवसाय के लिए देखते हैं। दसम भाव से रोजगार के विषय में देखते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक भाव से अलग अलग विषय पे देखा जाता है। जो ग्रह जहाँ पे विराजमान होते हैं वहां से वह ग्रह अलग अलग जगह पर दृष्टि डालते हैं। जैसे कि शनि यहाँ विराजमान है तो शनि जहाँ बैठते हैं वहां से तीसरे, सातवें और 10वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। तो इसलिए जब ग्रहों का फलादेश लिखा जाता है तो उसमें एक ही ग्रह के अच्छे बुरे दोनों फलादेश लिखे जाते हैं। यदि शनि यहाँ विराजमान है, उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ, उदाहरण के लिए क्या, इस कुंडली के अनुसार ही मैं बता दे रहा हूँ। जैसे शनि यहाँ पर विराजमान है और शनि अपने मित्र के घर में है तो धन एवं कुटुंब के लिए अच्छा होगा। परंतु यही शनि जब यहाँ सूर्य के घर में दृष्टि डालेंगे तो माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पे शनि गुरु के घर में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ आमदनी के क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार आप ग्रहों का फलादेश देख सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जो फलादेश लिखा जाता है तो एक ही ग्रह का अच्छा और बुरा दोनों फलादेश लिखा जाता है। तो आप सोचेंगे कि एक ही ग्रह है, कभी आप बोलते हैं कि यह लाभ दे रहा है, कभी बोलते हैं कि परेशानी कर रहा है। तो उसका यही कारण होता है, ग्रहों की अलग अलग दृष्टि के कारण एक ग्रह के 3 फलादेश हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्रह जहां विराजमान हो वहां भी अच्छा फल दें, जहां देख रहे हैं वहां भी अच्छा फल दें। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्रह जहां बैठे हैं वहां भी परेशानी करे और जहां देख रहे हैं वहां भी परेशानी करे। कभी यह भी हो सकता है कि जहां ग्रह बैठे हैं वहां अच्छा फल दे रहे हैं, एक जगह कहीं देख रहे हैं तो अच्छा फल दे रहे हैं, दूसरी जगह परेशानी के योग दे रहे हैं। तो यह सब कुछ आपके फलादेश में समझाकर बताया गया है कि ग्रह किस भाव में किस ग्रह पर दृष्टि डाल के परेशानी कर रहे हैं और कहाँ पे वो अच्छा फल दे रहे हैं। तो उस प्रकार आप फलादेश को ध्यान से पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो यह मेन जो मुख्य जानकारी है जो कि आपको बताना आवश्यक था, जिसके माध्यम से आप स्वयं भी इस कुंडली को देखकर समझ सकते हैं। जब आप कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो आपको विस्तार से सब कुछ समझाया जाता है कि ये ग्रहों का फलादेश मैंने क्यों लिखा, किस ग्रह की दृष्टि है। लेकिन आपको यह सामान्य जानकारी पहले जानना जरूरी है। अभी जो मैं बता रहा हूँ, यदि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कुंडली में इसको समझ लेंगे तो जब आप मुझसे चर्चा करेंगे तो आपकी समय की बचत होगी और बहुत जल्द आप अपनी कुंडली को सही प्रकार से समझ जाएंगे। तो यह जो मुख्य जानकारी थी आपको देखना जरूरी था। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। कुंडली ओपन करने के बाद सबसे पहले कुंडली के लास्ट में जो ज्योतिष का सामान्य ज्ञान दिया गया है आपको वह देखना है। उसके बाद से आपको यहाँ से प्रारंभ कुंडली में जो ग्रहों का अंश वगैरह इत्यादि आपको देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने फलादेश में लिखा कि यह ग्रह कमजोर है तो आप यहाँ देख सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं कमजोर है या मजबूत है। और उसके बाद से आपको यह सब जो भी कुंडली का जो फलादेश है यह सब आपको बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और फलादेश देखना है। यह सब ज्योतिषाचार्य के कार्य के लिए होता है, जिसके माध्यम से वह कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आपको विंशोत्तरी महादशा देखना है, उसमें अंतरदशा देखना है, प्रत्यंतर दशा देखना है और इन ग्रहों का जो फलादेश दिया गया है उसको देखना है। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली को देखकर समझ सकते हैं कि फलादेश जो अच्छा है या बुरा है या हमारे आने वाला समय कैसा होगा, यह भी आप स्वयं जान सकते हैं। इसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को सही प्रकार से एक दो बार देखें, ताकि जब कुंडली विश्लेषण करके आपको भेजा जाए तो मुझे समझाने में भी आसानी हो, आपको समझने में भी आसानी हो। तो इस प्रकार आप लोगों को समझना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कुंडली को। और जब हम चर्चा करते हैं तो उस समय तो विस्तार से हम बताते ही हैं, लेकिन यह सब सामान्य जो जानकारी है यह आपको पता होना चाहिए। कुंडली कैसे देखते हैं, कुंडली का बल कैसे देखते हैं,
या अस्त कैसे होते हैं, यह सब चीजें। हरिओम तत्सत।